मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और ग्रोइंग इंडियन जीडीपी की। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6.1% के रेट से बढ़ा है, जो रिजर्व बैंक के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। आरबीआई के प्रेडिक्शंस की बात करें तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में 5.1% की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था। हालांकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जनवरी और मार्च के पीरियड में 5% की ग्रोथ का ही प्रेडिक्शन कर रहे थे, लेकिन एनएसए की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लास्ट क्वार्टर में बेहतर परफॉर्म किया है, वो भी तब जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है। अब हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और हमारी वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से है। इन्हीं सवालों पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में इकोनॉमिक रिलेशन से फॉर्मर सेक्रेटरी एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोफेसर डॉक्टर प्रबीर डे और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में प्रोफेसर डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी। आप तीनों का हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम हम करते हैं। जीडीपी पे किस तरह का असर देखने को मिलता है जब इस तरह की ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन हो जाती है जो कि क्राइसिस कहला रही है, और वो आज से नहीं कुछ साल अब गुजर गए हैं। कोरोना का काफ़ी असर देखने मिला, रिसेशन का काफ़ी असर देखने मिला, तो इस ऐसे में जीडीपी पर किस तरह का असर होता है? देखिए, जीडीपी का पे असर एक तो ग्लोबल ग्रोथ पे असर जब होता है तब होता है, या जैसे ये महामारी हुआ कोविड का तब होता है, क्योंकि कई हमारे यहाँ भी नेगेटिव ग्रोथ हो गया। तो ग्लोबल ग्रोथ, आज हम लोग एक दुनिया में रहते हैं जो बड़ा इंटरकनेक्टेड है, कोई आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए क्योंकि अभी अगर आप हमारी 40% ऑफ जीडीपी ट्रेड से आ रहा हो तो अब आप अपने को आइसोलेट नहीं कर सकते। ये एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए हमें जो ग्लोबल ग्रोथ है या जो ग्लोबल पैटर्न्स है उसको एग्जामिन करके हमको कदम मिला के चलना पड़ेगा। और एक और चीज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी हम लोगों ने काम किया है और काम चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मैंने जो करी थी उसमें एक फैक्टर होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेरे विचार में अभी भी इंडिया में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हाई है, मतलब रिलेटिवली टू अदर कंट्रीज। और आप देख लीजिए, जैसे पोर्ट्स हैं हमारे, डीप सी पोर्ट वगैरह, हमें और भी चाहिए, वो हो रहे हैं काम उस पर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होती हैं। अब कंटेनर को ही देख लीजिए, हम बीच में ऐसा सुना गया कि कंटेनर की शॉर्टेज है, यानी आप एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पड़ी हैं, उसको कंटेनर में डालने के लिए कंटेनर नहीं है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। अभी तो बात चल रही है शायद कि कंटेनर क्यों नहीं हम लोग बनाते हैं इंडिया में ज़्यादा, इसीलिए तो ये सब बातें भी हो रही हैं। तो कई ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे भी हैं पर उसका इफ़ेक्ट भी होता है ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। और बाकी जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या आत्मनिर्भरता वाली जो बात है, आत्मनिर्भर पॉलिसी की जो बात है, वो कई सेक्टर्स में हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हम ऑटार्किक इकोनॉमिक ग्रोथ आजकल सोच सके, वो पॉसिबल नहीं है। जी डॉक्टर डे, एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि कंटेनर क्यों नहीं बनाते, जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं ग्रोथ को। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर उसकी बात करें तो उसका किस तरह से आप इम्पैक्ट देखते हैं हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे, हमारे जीडीपी पे, जो अभी करंट सिचुएशन जो है एज़ कम्पेयर्ड टू जो अदर डेवलपिंग नेशंस हैं, वो उसके कंपैरिजन में हमारा किस तरह से इस वक्त ग्रोथ या जो आप कहते हैं प्रोग्रेस चल रहा है? अब देखिए कि इंडिया जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट अबाउट 22%, एंड इफ यू पिक अप द इंडस्ट्री टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लस अदर्स, सो इट कम्स ऑलमोस्ट अबाउट 35%। एग्रीकल्चर थोड़ा सा है, बाकी पूरा सर्विसेज इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर है।
नाउ मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिग चैलेंज हमारा देश के लिए है. इनिशियली see we pursued a long time inward looking policies. 1991 से शुरू हुआ हमारा ओपनिंग अप. आज तक जो हम लोग काम किया है, इंडिया हैज़ डन phenomenally well in terms of connecting with the globally. एंड जैसे प्रोफेसर मुखर्जी ने बोल रहा है और एम्बेसडर चक्रवर्ती साहब ने जो बोल रहा था कि हमारा पॉलिसी जो लास्ट 7-8 साल का बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का थ्रस्ट फॉलोइंग बाय द एफडीआई ये भी बहुत अच्छा हुआ है. सो व्हाट वी सी, जो मैंने पहले बोल रहा था कि इंडियन 3 ट्रिलियन जीडीपी साइज है, इसमें 40% इंटरनेशनल अबाउट कनेक्टेड विद द ग्लोबल ट्रेड. सो सर्विसेज सेक्टर आगे होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कि मर्केंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है. सो दिस इज क्यों हो रहा है? इसलिए कि एक तो है कि हमारा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ गुड रिलेटिवली स्पीकिंग, और देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लोली पिकिंग अप द ग्लोबल ऑर्डर. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स it's almost about last year 60 billion. It is a huge jump. And if you see the port sector reform हो रहा है, गति शक्ति प्लान सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट inside the country is declining as well as our trade partner के साथ. So in total, India's domestic economy is doing well, relatively speaking, before what it used to be. कुछ चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, जैसे कि शिपिंग लाइन. हमारा शिपिंग लाइन इंडिया का शिपिंग कॉरपोरेशन का छोड़ के और कोई प्राइवेट सेक्टर शिपिंग लाइन नहीं आ सके. सो आवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बाय ओशन as well as by air is actually taken care by foreign shipping line, foreign airlines. And they bring the container. तो हमारा देश में वो प्रोडक्शन नहीं होता है. सबसे बड़ा वर्ल्ड का शिपिंग कंपनी है मर्स्क, डेनिस कंपनी है. आप ये इंटरमोडल कंपनी है, मल्टी मोडल कंपनी है. दे डू ऑल काइंड्स ऑफ मॉडलिंग की ये शिपिंग. ये कंटेनर में 2 टाइप का होता है. एक है ऑर्डिनरी कंटेनर, एक है रेफ्रिजरेटेड कंटेनर. रेफ्रिजरेटेड कंटेनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फार्मास्यूटिकल गुड सेक्टर के लिए चाहिए. इंडिया वन ऑफ द चैंपियंस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. सो आई थिंक जो हमारा हिसाब से हमारा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक सेक्टर को और थोड़ा आगे करना चाहिए. कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, और उसके साथ डोमेस्टिक मल्टी मॉडल ऑपरेटर को आना चाहिए. आप देखिएगा लास्ट 2-3 साल से पोस्ट पैंडेमिक में बहुत सारे लॉजिस्टिक्स कंपनी आए हैं. दे आर डूइंग प्रीटी वेल कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी. एक तो है कि ई कॉमर्स के लिए सप्लाई चेन डोमेस्टिकली बेटर शेप में है अभी, और एक है कि ग्लोबल डिमांड के लिए. सो ट्रेड का बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कमिंग अप well, but some of the issues in behind the border, like container shortage, lack of container supply, वो हमारा अभी भी है. तो gradually ये भी ठीक हो जाएगा जब डिमांड बढ़ेगा. 1 trillion exports we expecting. If the demand is more, container will automatically will come up. बिल्कुल. डॉक्टर मुखर्जी, कंजम्पशन और ग्रोथ ये साथ में बहुत ही एक फैक्टर है बड़ा, जो कि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली बढ़ाने में या बैलेंस रखने में काम करता है. साथ ही में जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उस पर भी एक मैं आपसे चाहूँगी एक हाईलाइट करना कि किस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं और आगे किस तरह से आप इनको देखते हैं इन कनेक्शन टू कंजम्पशन एंड ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं, कि जिस तरह से हमारा ट्रेड हो रहा है और साथ ही में जिस तरह से हमारा कंजम्पशन है एज अ मार्केट इन इंडिया, उसको कैसे देखेंगे, और पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की वो उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो इंडिया का सिचुएशन है, इसको कहते हैं एस्पिरेशनल मार्केट. इस मार्केट में पिछले 10 सालों से कई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं. अब अगर इस मार्केट में अगर आप
कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एवरेज इंडियन देखिएगा, इनका काफ़ी ज़्यादा हद तक इनके जो इनकम होता है वो फूड में जाता है। 30 to 40% ऑफ द सैलरी फूड में जाता है, उसके बाद हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में जाता है। अदर कंजम्पशन का साइज अभी भी इंडिया में काफ़ी कम है अगर आप उसको कंपेयर करें टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मगर एस्पिरेशनल कंजम्पशन जब होता है उसमें क्या होता है कि पीपल ट्राई टू लुक एट ऑप्शंस, माने आप मार्केट में जिसने भी नए चीज़ें डालोगे लोग उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मानिए अभी मिलेट का जो इतना सोचा जा रहा है कि मिलेट का ये बनाए वो बनाए, लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो हर आइटम के अंदर लोग वैरायटी को पसंद कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और उसीलिए ये एक एस्पिरेशनल मार्केट है। अगर आप ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें डिफरेंट चेंजेस होते हैं। ट्रेड में आप कॉम्पीट करते हो, जो आपकी ट्रेड ओवर द ईयर्स चेंज होता है। जैसे मानिए ट्रेडिशनल सप्लायर, अगर आप ज्वेलरी में देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी में ट्रेडिशनल सप्लायर था इंडिया इनटू हेवी गोल्ड ज्वेलरी, एंड इंडिया डायमंड प्रोसेसिंग में भी अच्छा था। अभी देखिए अगर आप इंडिया का अभी का ट्रेंड देखिएगा तो टर्की ने सबका मार्केट खा गया। टर्की ने इटली का मार्केट खा गया, टर्की इंडिया का मार्केट भी ले लिया, क्योंकि अभी लाइट गोल्ड मशीन में टर्कीज ज्वेलरी हैज़ टेकन ओवर द गोल्ड। तो इंडियन कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने फ्रॉम डायमंड दे मूव्ड इनटू अदर प्रेशियस जेम्स। अभी आजकल सिल्वर इंडिया प्रमोट कर रहे हैं। तो कंट्रीज को ना ग्लोबल चेंजेस, डिमांड का ग्लोबली चेंज होता है, डोमेस्टिकली चेंज होता है, और आपको ये चेंजिंग डिमांड के साथ हर टाइम जब आप मार्केट में आते हो तो आपको हर टाइम उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है उस चेंजिंग डिमांड के साथ। जबकि इंडियन कंपनीज इस तरह से काफ़ी स्मार्टली अपने आप को रिनोवेट कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे इनको थोड़ा सा पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मानिए चाय, आजकल चाय बोल के कोई चाय नहीं पीता, चाय के साथ आपका आइदर लेमन टी, ये टी, वो टी, चाय की वैरायटी में लोग चाय पीते हैं। तो हम लोग कुछ यूके के साथ जब ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे, हम चाय के बारे में देख रहे थे कि उनको इंडिया में कंपनी बनाने का, रखने का बहुत शौक है, मगर आज इंडिया में वो प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मानिए कुछ लेमन जेस्ट या कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स चाय में लगे और उसको मानिए थाईलैंड या कहीं से इंपोर्ट करना पड़े, उसका टैरिफ बहुत हाई है। तो चाय, जबकि हम मेजॉरिटी चाय बनाते थे, पहले हम 95% चाय को चाय बेचते थे, आजकल 75% टी जाता है, उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स जाता है। इसीलिए द इंग्रेडिएंट सप्लाई चेन एक एरिया है जहाँ पे हमें अभी काम करना है। अगर ग्रोथ को हमें रखना है तो हमें इंग्रेडिएंट सप्लाई चेन को स्मूथ करना है। सेकेंडली, अगर हमें ग्रोथ को रखना है तो हमें फास्ट ट्रैक डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने हैं। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि अभी हमारा जो कॉस्ट है ना, हम रोड को उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लॉन्ग हॉल कार्गो के लिए हम एयर या रोड यूज़ करते हैं, जहाँ पे दुनिया में उसमें रेलवे को यूज़ किया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे 2-4 चीज़ें अगर हम कर सकते हैं, फिर सब कुछ छोटे नहीं है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना आसान काम नहीं है, मगर ये अगर आ जाए तो आप देखिएगा इसमें एक गेम चेंजर हो जाएगा। एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जबकि हमारी इंपोर्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अगर एक एसएमई हो और मैं अगर ई कॉमर्स चैनल से या खुद पे खुद अगर मैं एक एसएमई हूँ और मैं एक प्रोडक्ट का सैंपल भेजना चाहती हूँ, या मैं एक इंडियन डिज़ाइनर हूँ टेक्सटाइल में और मैं एक प्रोडक्ट का सैंपल भेजना चाहती हूँ, मेरे एक्सपोर्ट में एक वैल्यू लिमिट है। दुनिया में कोई देश नहीं है जो एक्सपोर्ट में सैंपल भेजने के लिए वैल्यू लिमिट करता है। तो अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बोला है कि इसको हटाना चाहिए, इसको इंक्रीज करना चाहिए, मगर हटाना चाहिए नहीं, हटाओ, ये है मुद्दा कि कब हटेगा। क्योंकि इंडिया अभी जो ग्लोबल में इंडिया का डिमांड है ना, वो डिज़ाइनर क्लोथिंग में है, डिज़ाइनर ज्वेलरी में है, वो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट आइटम्स है, उसकी सैंपल्स को हमें जाने देना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे अगर चीज़ों को हम कर ले तो हमें लगता है कि इंडिया का ग्रोथ कंटिन्यू होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, और आपने बहुत ख़ास बात कही कि खाली पॉलिसी बनाने से या फिर ये सोचने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। और लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का ही नतीजा है कहीं ना कहीं जो सही जा रही हैं, कि जहाँ एक तरफ पूरा ग्लोब
क्राइसिस से गुजर रहा है, इंडिया पे बहुत कम इम्पैक्ट कंपैरेटिवली देखने मिला। एम्बेसडर चक्रवर्ती, एस्पिरेशनल मार्केट की भी बात की मैम ने, और ये कहा कि इंडिया एक एस्पिरेशनल मार्केट है। इससे पहले आप बता रहे थे कि आईफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में एक मार्केट ढूंढ रही हैं, जहाँ एक तरफ इंडिया एस्पिरेशनल मार्केट्स है, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे और ध्यान शायद देने की ज़रूरत है। लेकिन आपको क्या लगता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या फेवरेबल क्लाइमेट है इस वक्त इंडिया में, खासतौर पे जो सिचुएशन चल रही है उसके मद्देनज़र? नहीं, बिल्कुल फेवरेबल क्लाइमेट है। अगर फेवरेबल नहीं होता तो $60 बिलियन FDI नहीं आता। ये तो दैट्स अ ग्राउंड लेवल फैक्ट। पर ये जो कंज्यूमर प्रेफरेंस की जो हम बात करते हैं, अब आईफोन क्यों खरीदना चाहते हैं वो भी कंज्यूमर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ब्रांडेड आइटम है। लोग कई जिनके पास जिनके पास पैसा है वो ब्रांडेड आइटम की तरफ भी जाते हैं, पर नॉर्मली जो उतना हाई लेवल पे नहीं जा पाते हैं तो वो नॉर्मल जो भी है दूसरे कई छोटे ब्रांड्स हैं उन पे वो चीज़ें खरीदती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये इतना आसान नहीं है कि एक चीज़ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कंज्यूमर प्रेफरेंस है, और ई कॉमर्स देखिए जिस तरह से आया, आज हम घर में बैठ के सब ई कॉमर्स यूज़ करके सामान मंगा लेते हैं, उससे सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो बड़ी हैं, खाना मंगा रहे हैं। देखिए ये इतनी सारी चेंजेस हो गई हैं अब इकोनॉमी में, तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तो इवन मैक्रो लेवल पे हमें जब देखना है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए मैक्रो से माइक्रो आना, सरकार का काम है रेगुलेशन और फैसिलिटेशन, ये दो चीज़ें हैं सरकार करती है। तो फैसिलिटेशन सरकार कर रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह ये सब है। अब रेगुलेशन जो भी ज़रूरत है, जो बाकी है वो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर डे, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ग्लोबल साउथ है, जो हमारे नेबर्स हैं, वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारी जीडीपी को इम्पैक्ट करते हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे ऑफ कोर्स हमारी देश पे भी असर पड़ता है। जिन देशों की बात हम कर रहे हैं, जो हमारे साउथ के नेबर्स हैं, हमारे जो ग्लोबल साउथ के पार्टनर्स हैं, क्या वो हमें सिर्फ मदद के तौर पे देखते हैं? फॉर एग्जांपल श्रीलंका वगैरह, जिनकी हम मदद में सबसे आगे रहे। आप मेडिसिन की बात कर रहे थे कि मेडिसिन में हम एकदम चैम्पियंस हैं, तो सिर्फ हम मदद के तौर पे हमारे देश को इस वक्त देखा जा रहा है बाय नेबर्स, या आपको लगता है कि हम किसी के कंपटीशन में किसी से हमें सीख लेनी चाहिए? इस वक्त हमारा जो बैलेंस है वो इस वक्त किससे आप देख रहे हैं, अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात करें तो? Well, India's neighbor are 6 कंट्री है, इमीडिएट नेबर, एंड 6 कंट्री के साथ हमारा बहुत गंभीर सिविलाइजेशन लिंकेज है। सो रिलेशन हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत अच्छा रिश्ता है। अब श्रीलंका के साथ हम लोग सिर्फ एड और डिप्लोमेसी का बात हम लोग कभी नहीं किया है। इकोनॉमिक रिलेशन श्रीलंका के साथ बहुत अच्छा है। जैसे कि इंडिया ने श्रीलंका के साथ FTA किया था 1999 में, जो बायलैटरल FTA इंडिया का पहले बायलैटरल FTA था श्रीलंका के साथ। सो 2000 साल से लेकर आज तक श्रीलंका का ग्लोबल एक्सपोर्ट और श्रीलंका का बायलैटरल एक्सपोर्ट इंडिया के साथ वो भी FTA के लिए बढ़ा है। तो इंडिया के साथ श्रीलंका का FTA नहीं होता तो श्रीलंका आज तक उसको दूसरा कुछ स्ट्रेटेजी सोचने पड़ता है। बांग्लादेश के साथ आप देखें तो इसके साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छा है। बांग्लादेश इज़ अ ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स, लेकिन अरविंद मिल्स, सेवरल इंडियन कंपनीज बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया है। इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपमेंट मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स both for G2G, government to government, as well as B2B, business to business. And Nepal, Bhutan के साथ हमारा रिलेशन बहुत deep है, including several other measurements that in both the countries, India, Nepal, and India, Bhutan, they have taken up. So India foreign policy neighborhood में जैसे कि benign है, we call it a benign neighborhood policy. And India has always comes as a friendly partner. जी। आप बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का बात करें तो जहाँ पर ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, साउदर्न इकोनॉमीज जो है, जैसे कि आसियान, साउथ ईस्ट एशिया
और इंडियन ओशन, आइलैंड कंट्री, पैसिफिक कंट्रीज जितना है, सबके साथ इंडियाज इकोनॉमिक रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस very good, except in few occasions. So India is not actually competing with anyone. In ASEAN, Southeast Asia का साथ चाइना और Southeast Asia का साथ अमेरिका का और जापान का जो रिलेशन है, आप उसके साथ हमारा देखें, हमारा आसियान के साथ कल्चरल लिंक्स डिफरेंट, very strong cultural links that we have, जो अदर का साथ, अदर कंट्री का साथ आसियान का नहीं है. सो ये सब के लिए आई थिंक इंडिया इन द नेबरहुड, इंडिया इज ऑलवेज लुक्ड एट एज अ फ्रेंडली नेबर, एज अ पार्टनर फॉर डेवलपमेंट. एंड हमारा एडवांटेज है दैट वी हैव बिग प्राइवेट सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत, जो हमारा नेबरहुड में उनको चाहिए, उनको ग्रोथ के लिए. सो इंडियाज राइज, इंडिया जो तरक्की कर रहा है, जो ग्रोथ बढ़ रहा है 6% एंड अबव, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नेबरहुड में भी है. इंडियाज राइज मीन्स इट इज़ अ लॉट टू बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, as well as in other countries. Sri Lanka is one of the, India is one of the a major supporter for the rebuilding after this debt crisis. So yeah. राइट. सो डॉक्टर मुखर्जी, इसी बात को आगे ले जाते हो, ये तो नेबर्स की बात हुई, और जैसे कि डॉक्टर डे ने बताया कि इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पे ही हमेशा जानी जाती रही है, और अब ग्लोबली भी अगर देखें तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने G7 में जब पार्टिसिपेट किया तो कई सारी कंट्रीज से बायलैटरल टाइज की भी बात हुई, ट्रेड की बात हुई, पॉलिसीज़ की बात हुई, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें वगैरह. तो उसको किस तरह से देखते हैं? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे मैं आपकी सोच इस पर चाहूँगी कि इंडिया की जो अभी सिचुएशन है उसमें जो हमारे बायलैटरल टाइज़ हैं वो भी क्या बहुत ज़्यादा मायने रख रहे हैं GDP पे, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे और हमारी ग्रोथ पे? बायलैटरल ट्राइज हमारे बहुत ये जो हम बायलैटरल ट्राइज कर रहे हैं और चुन के ट्रेडिंग पार्टनर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्व है हमारी GDP ग्रोथ पे. जापान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, काफ़ी सालों से है. उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है, काफ़ी लोन्स दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की ओर जा रहे हैं, एकता को उन्होंने साइन किया है. अगर आप देखिएगा तो बाकी सारे देशों के साथ भी, जिन G7 कंट्रीज़ के साथ इंडिया अच्छा रिश्ता बना रहे हैं. इंडिया ने G20 का जो माध्यम किया है उसका थीम ही है कि कोऑपरेशन, एक कोऑपरेशन के थीम के ऊपर और अपना कल्चर और अपना देश को शोकेस कर रहे हैं. ये बहुत ही अच्छा थीम है. और हालांकि इंडिया की G20 में उतना इजी नहीं है, क्योंकि G20 में अभी देखिए रशिया भी है और बाकी देश भी है. सो सबको साथ लेके जाना कोई आसान काम है नहीं, मगर इंडिया बहुत अच्छे से ये काम को निभा रहे हैं. एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इंडिया बहुत खूबी से और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और इस पे हमें गर्व होना चाहिए. बिल्कुल हम सबको गर्व होना चाहिए और आगे भी होता रहेगा. साथ ही में एम्बेसडर चक्रवर्ती, आपसे आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगी, इस वक्त और आने वाले समय को किस तरह से देखते हैं? बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को फ़िलहाल मिल रहा है. देखिए, अगर आप फ्यूचर को देखें, अभी तो बाकी तो बात हमने सब कर ली है, फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए, हमारी जो GDP एक्सपेंशन या इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह. तो जैसे मैंने कहा, एक तो इंक्लूसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए, और एक्सटर्नल सेक्टर में जो हमें जो FTAs जो हम सोच रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं वो करना ज़रूरी है मेरे विचार में. उसकी वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ेगा. हमें कुछ देना पड़ेगा और कुछ लेना पड़ेगा, इसमें गिव एंड टेक होता है FTAs में. इसीलिए एक जैसे हम RCEP को हम ज्वाइन नहीं किए क्योंकि उसमें चाइना का जो महत्वपूर्ण उनका, चाइना बड़ा हावी था उसमें, इसलिए. और चाइना के साथ वैसे भी हमारा ट्रेड काफ़ी बढ़ गया है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. चाइना से जो सस्ती चीज़ें आती हैं वो हमारे कई छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर चुकी हैं. तो इसलिए हमें उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा. पर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ जो FTA है उसका डायमेंशन दूसरा है, क्योंकि चाइना की तरह वो सस्ते चीज़ नहीं बनाती हैं, जैसे चाइना फ्लड कर देती है मार्केट्स को. तो इसलिए हमें उनकी तरफ देखना चाहिए. EU है, UK है,
अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है। इसलिए हम जो पॉलिसी चेंजेस जो हैं और पॉलिसी जो डायरेक्शन है वो हमें इस तरह ले जाना पड़ेगा। और उसी क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा मकसद यही है, नेशनल और डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी यही है कि भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जाए। यही हमारी मतलब अल्टीमेट गोल हमारा यही है। जी डॉक्टर डे, आपसे भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं चाहूँगी, करंट सिचुएशन और आने वाले दिनों में किस तरह से आप देखते हैं इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ को ग्लोबली और कंपैरेटिवली? 25 साल बाद 2047 में जब हम लोग 100 ईयर्स हमारा होगा आफ्टर 1947, सो इंडिया इज गोइंग टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। लेकिन बात यही है कि हमारा साथ डेवलप्ड कंट्री तो हम बनेंगे 2047 से आगे, लेकिन हमको देखने पड़ेगा जितना हमारा यहाँ गरीबी जितना है, जो आदमी पीछे पड़े हुए हैं, इनकम इनइक्वालिटी और कंजम्पशन इनइक्वालिटी, पॉवर्टी अभी भी है हमारा देश में, उसको हमको देखने पड़ेगा। छोटा छोटा गांव में जो हम लोग पहुंच नहीं पाया, अभी तक बिजली नहीं पहुंचा, बहुत सारे चीज़ हम लोग नहीं लेके जा पाया, उसको भी हमको देखने पड़ेगा। ट्रेड जो अब तक हम बोल रहे हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको भी थोड़ा सा हम आगे कर दें, 1 ब्लॉक तक चला जाए, गांव विलेज तक चला जाए, तो बहुत इफेक्ट होगा हमारा जीडीपी के लिए। फाइनली कि हमारा अब देखें कि इंडियाज राइज, जो जीडीपी राइज, इसके साथ इंडियाज ग्लोबली एक प्रोडक्शन चेन का लिंक बढ़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स वैल्यू चेन। अब एप्पल आईफोन काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, एप्पल 14 और एटसेट्रा, जो इसका इफ़ यू गो टू यूरोप, आप इंडिया मेड प्रोडक्ट्स मिलेगा आपको, टेक्सटाइल में इंडिया मेड प्रोडक्ट्स। तो ये सब हाई वैल्यू हाई टेक्नोलॉजी में हम जाएं तो लेबर को छोड़ के टेक्नोलॉजी का तरफ, तो हमको देखने पड़ेगा कि लेबर जो पीछे हुए हैं उनको भी स्किलिंग बढ़ाने पड़ेगा कि उनको एम्प्लॉयमेंट बारे उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से हम लोग बोलते हैं। सो 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, but we need to bring our all people, the benefits very inclusive way. यही होना चाहिए, तो हम India will be number 1 in the world, and the today's discussion, that's why I feel very encouraged. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी तरह की पॉजिटिविटी देखने मिलेगी। शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारी प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की,